हेलो स्टूडेंट्स। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके। और अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूं तो इसमें टोटल 6 ही टाइप है। ठीक है। पर पता नहीं क्यों पर उन्होंने ज़्यादा जो न्यूमेरिकल कवर करने चाहिए है ना, ज़्यादा फॉर्मूला होने चाहिए वो नहीं किया। मे बी वेटेज थोड़ा सा कम है तो हो सकता है। पर आई थिंक है ना, ये भी बहुत ज़्यादा डुएबल चैप्टर है विथ रिस्पेक्ट टू आपका बोर्ड्स। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूला में जो अभी तक कवर किए हैं मेजरली, एक तो उन्होंने है ना टॉर्क पे फार्मूला कवर किया है। द फार्मूला फॉर द टॉर्क इज एम बी साइन थीटा। ठीक है। ओके। सो द फार्मूला फॉर द टॉर्क इज एम बी साइन थीटा। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं टॉर्क के अलावा, देन द सेकेंड फार्मूला फॉर जिस पे क्वेश्चन आ चुके हैं वो है वर्क डन। और वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम बी। और फॉर्मूला के हिसाब से होता है इट इज कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। अच्छा, सबको पता है एम क्या है। ठीक है, एम इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके। और अगर मैं बात करता हूँ तीसरे फॉर्मूला के बारे में, तो तीसरा फॉर्मूला मेनली डील करता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर को। दैट इज ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मेजरली ये जो रिलेशन है वो ट्रू है फॉर पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, बट ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर फॉर डायमैग्नेटिक। ओके। ये तीन पे ज्यादा ये लोग खेले हैं। अब ये तो हम कवर करेंगे, जैसे हमने आप लोग को आइडिया लग गया है। पर इसके अलावा जो बाकी के फॉर्मूलाज हैं वो क्या है, वो हम अब देखते हैं वन बाय वन विद द डिफरेंट टाइप्स। तो चलते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे टाइप वन में, टाइप वन एक्चुअली में जो दो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया उसी के ऊपर पूरा खेल गया है। टाइप वन में क्या बोला है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 700 गॉस। ओके। तो बेसिकली यहाँ पे टाइप वन क्या डील करता है, वो आपको या तो पूछ सकता है कि टॉर्क आप कैलकुलेट करो। टॉर्क का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया कि वो एम बी साइन थीटा होता है। वेक्टर फॉर्म में एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। तो ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया कि वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इज एम इंटू बी, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ओके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द थर्ड फॉर्मूला इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी विच इज यू। और उसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। ओके। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल, जिसमें अगर थीटा को आप जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। और अगर आप थीटा को 180 सब्स्टिट्यूट करते हो तो वो हो जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके। तो इस हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इसको शॉर्ट बार मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो कि वैल्यू है 700 गॉस। और 1 गॉस इज 10⁻⁴ टेस्ला। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। देन इट एक्सिस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो थीटा हो गया 30 डिग्री। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 0.014 न्यूटन मीटर। सो टाउ हो जाएगा 0.014 न्यूटन मीटर। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, मतलब एम फाइंड करना है बेटा। एंड वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजिशन। सो बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया कि डेफिनेटली आप टॉर्क का फॉर्मूला यूज करो तो वो हो जाएगा 0.014 टॉर्क इक्वल टू एम। बी के लिए 7 × 10⁻² हो जाएगा। आप तो आई थिंक समझ गया होगा आपको बेटा। और साइन थीटा तो वो हो जाएगा हाफ मेरे हिसाब से। ओके। और अब अगर हम देखेंगे तो 7 और ये कट हो जाएगा। सो दिस विल बी 0.014
0.02। ओके, और मल्टीप्लाई करो और वहां से m की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, सो 2 2 जा 4 आएगा, और आई थिंक आंसर आ जाना चाहिए 0.4। ठीक है, क्या आ जाना चाहिए? 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो दिस शुड बी एज पर बी द फॉर मतलब वैल्यू। और ये वैल्यू के साथ अगर आपको वर्क डन फाइंड करना है तो आपको लिखना पड़ेगा 0.4 इंटू 7 × 10⁻², और फिर मोस्ट स्टेबल मतलब θ0, तो cos 0 माइनस cos 180, है ना। सो cos 0 1, cos 180 -1, तो 1 माइनस ऑफ -1 2 हो जाएगा। तो 7 × 4 करेंगे तो 2.8 इंटू 2, मतलब इसका भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इट शुड बी 5.6 इंटू 10⁻²। जूल। कैलकुलेशन में देख लेना अगर कोई गलती ना हो। ओके, अदरवाइज ये मेथड है जो आपसे सॉल्व करना चाहिए। ओके, समझा सबको बेटा, है ना, कि कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट, टाइप 2। ओके, टाइप 2 अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, कि अगर आप एक बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो ऑसिलेट करता है, और जो ऑसिलेट करता है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√I/mb, जिसमें I जो होता है बेटा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, हाँ, आपको वो एग्जाम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ भी सकते हैं निकालने का, और फिर सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं। जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस अगर पूछे, जो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से होगा, वो आई थिंक आपको पता है mL/12 होता है ना, तो वो भी पॉसिबल है। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया हुआ है, तो m आपके पास ऑलरेडी गिवन है 2 × 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डायरेक्ट दिया है I, विच इज 7.2 इंटू 10⁻⁷, सही है, kg मीटर स्क्वायर। इट परफॉर्म्स 10 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 6 सेकेंड। तो आपको यहाँ पे ना टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन फाइंड करना है। टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन मतलब अगर 10 ऑसिलेशन वो 6 सेकंड में कर रहा है तो एक ऑसिलेशन कितने में करेगा? तो कॉमन सेंस है, 6/10 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0.6 सेकेंड। वंस आप ये कर लेते हो तो आपको बी फाइंड करना है ना, यहाँ से क्या फाइंड करना है? बी। सो बी पे क्वेश्चन मार्क, तो 2 फाइंड में बी आएगा। एक काम करो, पहले स्क्वायर कर दो। सो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? T² = 4π² इंटू I/mb, और फिर वहां से बी कितना आ जाएगा? सो बी आ जाना चाहिए 4π² इंटू I/m/t। ठीक है, आई थिंक आप सब्स्टिट्यूट करो, और लगे तो लॉग यूज करना पड़े तो फिर यूज करो। ठीक है, तो आई थिंक यू विल गेट द आंसर। दे हैव सॉल्व्ड दिस, एंड हाँ, जो मेथड हमने यूज करी है उसी से उन्होंने करा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स द टाइप 3। टाइप 3 है ना, एक टाइम पे बहुत बार आ चुका है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये अगेन इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसमें दो फॉर्मूला आता है। एक तो रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका फॉर्मूला है EV/2। ओके, और जो सेकंड फॉर्मूला है दैट इज एंगुलर मोमेंटम। ओके, विच इज यू नो ऑलरेडी, विच इज MVR। और आई थिंक आपको सबको पता है कि अगर आप ये तीनों का रेशियो लेते हो, सॉरी, दो टर्म का रेशियो लेते हो, MO/L, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, तो आपको E/2m मिलता है, जो कि है गायरो मैग्नेटिक रेशियो। ठीक है,
और जिसकी वैल्यू एज फार एज आई रिमेंबर इज 8.8 इंटू 10⁻10 है कूलम पर केजी। ओके, अगेन ये वैल्यू याद होनी चाहिए। फिर अगर आप एल को आप मतलब अगर एल को NH/4πm यूज करना चाहो, ठीक है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर हम बोस पॉस्टुलेट्स यूज करना चाहते हैं, है ना, जो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा हो, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, है ना, जो भी है। तो वो, हाँ सॉरी, NH/2 पाई, है ना। तो अगर आप वो यूज करते हो तो आपके पास फिर MO की वैल्यू भी आती है इन टर्म्स ऑफ NH/2 पाई, है ना। तो उसमें n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करके, जैसे जो मैं बताना चाहता हूँ कि L जो है वो NH/2 पाई अगर आप ले लेते हो, तो जो आपका MO होता है वो E/2m इंटू NH/2 पाई हो जाता है, बराबर ना। तो ये हो जाता है NEH/4 पाई m। और फिर ये n की वैल्यू अगर आप 1 ले लेते हो तो आपको MO जो मिलता है वो मिलता है EH/4 पाई, है ना। दैट इज बोहर मैग्नेटॉन, है ना, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। ओके, तो ये सब चीजें भी आपके टेक्स्ट बुक में पढ़नी है ना, पढ़नी है। अब यहाँ पे तो दिक्कत है ही नहीं, ये काफी सिंपल है। मतलब E दिया है बेटा, ओके, स्पीड भी दिया है और रेडियस भी दिया है। तो एंगुलर मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे और एंगुलर मोमेंटम के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे। तो मैं सॉल्व तो नहीं कर रहा, बट आई थिंक मैंने बता दिया यहाँ पे कि किसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, सो वेरी वेरी सिंपल। ओके, प्लीज मेक श्योर करो ये करके जाना इस बार, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन भी करा हुआ है। ओके, सारी चीजें बताई हुई है अच्छे से। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं टाइप 4 पे, टाइप 4 अगर हम देखते हैं, वो बताता है कि द रीजन इनसाइड अ करंट कैरिंग टॉरॉइड वाइंडिंग इज फिल्ड विद एल्यूमिनियम having the susceptibility chi equal to 2.3 into 10⁻⁵. What is the percentage increase in the magnetic field in the presence of aluminum over that without it? Okay, अब अगर ये 1 मार्क MCQ में आया तो इसका मैं शॉर्टकट देता हूँ। ओके, बेसिकली याद रखना है परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा फाइनल मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटू 100। ओके, अब ये जो बी होता है वो क्या होता है? बी होता है μ0 म्यूरा एच माइनस B0 इज ओरिजिनल, तो विच इज μ0 h अपॉन B0 अगेन विच इज μ0 h इंटू 100। तो जो B0 है वो विदाउट एल्यूमिनियम है और जो B है वो विद एल्यूमिनियम है। अब यहाँ से आप चेक करोगे तो μ0 h कट होगा, तो आपके पास μr-1 बचेगा इंटू 100, जहां पे म्यू आर आपका रिलेटिव परमियाबिलिटी है, एंड सबको पता है μr-1 ससेप्टेबिलिटी होता है, तो दिस इज ससेप्टेबिलिटी इंटू 100 होगा। तो इस शॉर्टकट फॉर्मूला बन जाएगा। सो आंसर क्या आएगा बेटा? 2.3 इंटू 10⁻⁵ इंटू 100 -3, डायरेक्ट आंसर। ये आ गया परसेंटेज। तो ये 1 मार्क में भी आ सकता है, ठीक है, कि जो भी ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू दी गया है ना, जो भी इंटू 100 करो वो आंसर है। दैट्स इट, इतना इतना सिंपल है, याद करो। इसलिए 2 मार्क के साथ साथ 1 मार्क में भी डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हम टाइप 4 कवर किया, अब हम चलते हैं टाइप 5 के ऊपर। अ, अगर हम यहाँ पे, है ना, एक चीज याद रखना बेटा, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास थोड़े से टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए। ओके, तो पहले देखते हैं, व्हेन अ प्लेट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ साइज, ओके, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया है या थिकनेस दिया है, इज लोकेटेड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है हम इसको एच बोलते हैं बेटा।
जो कि हो गया 0.5 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड का दूसरा नाम है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, देन अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज इंड्यूस्ड इन। फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन इन द प्लेट। ओके, तो मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि बी पूछा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो टर्म है बेटा ये बी है, ये जो टर्म है मैग्नेटिक मोमेंट बेटा ये एम है, और ये जो टर्म है मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो आपका एच है। तो याद रखो कि बी हो गया, एच हो गया, एम हो गया, एक और बचा जिसका नाम है आई, जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या एमजेड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन है ना, जिसका फॉर्मूला आता है नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे लिखा है 0.5 है, अपॉन वॉल्यूम आई थिंक दिया हुआ है ना, 10 इंटू 0.5 इंटू 0.2, बराबर ना। तो देखो 0.5 इंटू 0.2 करेंगे तो आंसर 0.1 होगा, और 0.1 इंटू 10 करेंगे तो आंसर 1 होगा। तो आई थिंक सबको समझा है कि वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वो हो जाएगा 10⁻⁻⁶। ठीक है, और ये भी यूनिट वाइज एम्पियर पर मीटर है। और जो बी आता है बेटा वो होता है एक्चुअली में म्यू नॉट टाइम समेशन ऑफ mz प्लस h। सो बी है वो म्यू नॉट टाइम्स mz प्लस h है। ओके, तो mz की वैल्यू मिली है, h की वैल्यू मिली है, अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, और आंसर जो मिलेगा वो टेस्ला में होगा बेटा। आंसर किस में मिलेगा बेटा? टेस्ला में। सो एक बार कैलकुलेशन चेक करो, 5 × 10⁵ आया, और जैसे ये वैल्यू है उसको हिसाब से सब्स्टिट्यूट करके आपके पास आंसर आएगा। ओके, अगेन मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नहीं कवर किया बेटा, ये बोर्ड्स ने कवर नहीं किया है चीजों को, और जब तो वो कवर नहीं कर रहे हैं और हर साल नया क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है तो डेफिनेटली हमें करके जाना चाहिए। ओके, चलो आखिरी टाइप पे चलते हैं, टाइप 6 पे, और ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ससेप्टेबिलिटी होता है फॉर पैरामैग्नेटिक हो या फेरामैग्नेटिक हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, पर जो क्यूरीज टेम्परेचर या क्यूरीज लॉ है उसके हिसाब से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, काई इज इक्वल टू, है ना, जैसे मैंने बोला था कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, काई इज क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ, काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाता है बेटा? टेम्परेचर। सो उस हिसाब से मैं अगर लिखूँ काई 1 अपॉन काई 2, तो इट शुड बी इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। अच्छा, काई 1 की इनिशियली बोला है कि काई है, और उसके बाद फाइनली क्या हुआ है, काई/3, बराबर। T2 फाइंड करना है, और जो T1 है वो 27, पर डू नॉट फॉरगेट टेम्परेचर हमेशा यहाँ पे केल्विन में डालना है बेटा। आई थिंक ये तो आपको अभी पता ही है। तो 273 प्लस 27 करेंगे तो 300 हो जाएगा। सो जो T2 होगा वो मेरे हिसाब से हो जाएगा 900 केल्विन डेफिनेटली। सो T2 का आंसर क्या आ जाएगा, अगर मैं डिग्री सेल्सियस में लूँ, 900 माइनस, है ना, 273। ओके, सो आई थिंक द आंसर इज गोइंग टू बी 627 डिग्री सेल्सियस। एक बार चेक करो कि जो मैंने बताया था वैसे, यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्मूला भी लिखा है, काई इक्वल टू सी म्यू नॉट अपॉन टी। हाँ, अगर भूल जाओ ना एग्जाम में, मान लो सी म्यू नॉट बाई टी नहीं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लिखा तो दिक्कत नहीं, आपको डेफिनेटली मार्क मिलेंगे। पर याद रखना है आंसर केल्विन में नहीं छोड़ना है, आंसर डिग्री सेल्सियस में दिया तो डिग्री सेल्सियस में ही उनको चाहिए। ओके, एंड विद दिस वी कैन से this particular chapter, that is magnetic material, is completed.
एंड द नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने है, जिसको लेके हम बहुत जल्द मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू।